हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैंने ये तैयार किया है मैनेजमेंट चैप्टर 1। ये मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरी वीडियो में साउंड की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैं ये वीडियो काफ़ी बार बना चुका हूँ आज के दिन में, मतलब काफ़ी बार, लेकिन फिर भी साउंड की दिक्कत हो रही थी। अभी जाके थोड़ा सॉफ्टवेयर सेट हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैनेजमेंट का चैप्टर 1। मैं पर्सनली ये बताना चाहता हूँ कि जो मैनेजमेंट का चैप्टर 1 है और जो प्लानिंग है, मेरे को वो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा वो लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी लाइन कोई सी भी उठा के बीच में डाल देते हैं। जैसे कोई एक नॉर्मल पैराग्राफ है, उसमें कोई सी भी लाइन डाल दी बस उठा के, कि एक नॉर्मल हमने कंसेप्ट मोटा मोटा समझ लिया, वो नहीं। वो तो चलो वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, लेकिन कोई सी भी लाइन उठा ली, वो मैं आपको जब प्लानिंग कराऊंगा वो मैं तब बताऊंगा। इसमें भी आप देखियो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि बस नॉर्मली पता नहीं लगता, बस ऐसे ही कि कहीं से भी उठा के डाल दिया। तो ये मेरा पर्पस यही है कि जैसे आपके कोई भी स्कैनर है, सुचिता या टैक्समैन है, उसमें 200 300 MCQ दिए हुए हैं, तो करोगे तो आप सारे ही, वो तो नो डाउट। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जैसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा, जिसमें पास्ट क्वेश्चन पेपर का भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की तरफ पहले ध्यान चला जाए। बस ये मेरा इनिशिएटिव है, कि चलो बाद में जो फालतू के एमसीक्यू होते हैं, जैसे कंपनी हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी वगैरह वगैरह, ये जो पता ही होता है कि आते ही हैं, उससे थोड़ा सा हटके कि आपका इस पे ध्यान चला जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो यही है कि मैनेजमेंट आया कहाँ से। मैनेजमेंट आया ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड कौन सा था? नोमोस। ये याद रखना है, ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड क्या है? नोमोस, विच मीन्स मैनेजमेंट। और ये अभी 3 4 डेफिनेशन है, वो हमें एज इट इज़ रटनी है, इसमें समझने वाला सच्ची में कुछ नहीं है। और ये डेफिनेशन इतनी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार 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 आती हैं ये। बस ये डाल देना है, या ये डाल देना है, या ऑथर का नाम डाल देंगे, या डेफिनेशन डाल देंगे, और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी है। तो पहले हम करेंगे कूर्सन डोडोनल की। तो इसकी है डेफिनेशन, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल। दोबारा से, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल। सेकंड आती है हिक्स की, गेटिंग थिंग्स डन बाय एंड थ्रू द पीपल। पहले थ्रू एंड विद द पीपल, यहाँ पे बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल। पहले में क्या है? कॉन्स एंड ओरिजिनल में थ्रू एंड विद द पीपल, यहाँ पे है बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल। बाकी हेनरी फ्यूल तो ऐसी है, इसमें बस नॉर्मल सा है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। बस ये बड़ा हुआ है कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, ये किसने दिया? हेनरी फ्यूल ने। और टू मैनेज इज टू डैश फोरकास्ट, बस ये याद रखना है। इसमें अगर हो कुछ समझाने वाला तो है। अभी मैं आपको डायरेक्ट एमसीक्यू बता रहा हूँ कि ये ऐसे आएगा। हेमन ने हेमन की मैंने एक लाइन उठा के दे दी, वैसे बड़ा लंबा चौड़ा सा है, प्लानिंग से उसमें एंड में ये लाइन है, तो आप बस ये लाइन रट लियो। ट्रैक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, कि इंडिविजुअल के एफर्ट्स को कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरह लगाना। उसको किसने डिफाइन किया था? हेमन ने किया था। ये एडिंग वैल्यू वाला बाद में करते हैं हम। तो आगे हमारा आता है मैनेजमेंट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी इन द सेंस कि इनएग्जैक्ट साइंस है, हम इसको पूरी तरह साइंस भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम इसको सिरे से नकार भी नहीं सकते कि ये साइंस नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल हैं साइंस के, वो ये मैनेजमेंट हमारा फॉलो करता है। तो ये वर्ड याद रखना है, मैनेजमेंट इज़ एन डैश साइंस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ये जो मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, ये आप समझना यहाँ पे डैश है, और ये आपको फुलफिल करना होता है। मतलब ये एमसीक्यू में आता है, जैसे द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ, ये याद रखना है, स्किल एंड नो हो। इसमें काफ़ी 4 वो आएंगे, वो बंदा एक बार स्टक हो जाता है, चारों सिमिलर लगते हैं, लेकिन ये आएगा स्किल्स एंड नो हो। इट इज़ क्रिएटिव रैदर, इट इज़ क्रिएटिव और पर्सनलाइज्ड इन साइंस। मैनेजमेंट क्या है? क्रिएटिव है और अपने आप में पर्सनलाइज है इन साइंस में। साइंस और आर्ट एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब ऐसे है कि अगर साइंस है वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, और आर्ट है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। फॉर एग्जांपल जैसे आप सी एस बन गए, तो आपकी जो वो जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज आपने ली होगी, वो आपकी क्या होगी? साइंस होगी। और जो आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, वो आपकी क्या होगी? आर्ट होगी। ये उसी कंसेप्ट के बेस है जो मैंने एग्जांपल दी, द मोस्ट प्रोडक्टिव आर्ट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस अंडरलाइंग इन इट। अब इसकी एग्जांपल ये है कि आप फ्यूचर में सी एस बन के कितने अच्छे से काम करते हो, कितने अच्छे से काम करते हो, इन द सेंस कि आपकी आर्ट कितनी अच्छी है,
वो किस पे डिपेंड करता है कि आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज कितनी अच्छी होगी। थ्योरेटिकल नॉलेज इज इक्वल टू साइंस। तो वो ये कहता है द मोस्ट प्रोडक्टिव आर्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस अंडरलाइंग इन इट। आज की जो मैनेजमेंट है वो क्या है, क्रिएटिव है रेदर देन अडेप्टिव, कि वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें आती रहती हैं। तो हेनरी फ्योल जो कि फाउंडर हैं द मॉडर्न मैनेजमेंट में, वो डिवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को 6 कैटेगरीज में, जो है टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरियल। दोबारा से टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और मैनेजरियल। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लूथर गुलिक करके नाम का एक बंदा था, उसने ना एक वर्ड बनाया पोस्ट गोब। ये ना वर्ड बड़ा ही उल्टा सीधा करके दिया होता है, जैसे डी पहले दे दिया, एस बाद में दे दिया, आर बाद में दे दिया, बी पहले दे दिया। लेकिन आपने याद रखना है, वो कैसे याद रखना है, जो ये इंडिकेट करता है पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कंट्रोलिंग, ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बट इसमें 2 और ऐड किए हैं, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो इससे हमें याद रखना है पोस्ट को। फिर आगे हमारा आया न्यूमैन एंड समर। न्यूमैन एंड समर ने क्लासीफाई किया मैनेजमेंट को एज अ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। न्यूमैन एंड समर ने क्लासीफाई किया मैनेजमेंट को एज अ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। 4 फंक्शन है मैनेजमेंट को, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं। वो इकट्ठा होते हैं इनपुट से, और उनकी जो परफॉर्मेंस आउटकम होती है, जो कि उनकी आउटपुट होती है, वो इंटररिलेटेड होती है एक दूसरे से। जो एक 4 मैनेजमेंट फंक्शंस हैं और जो इनपुट और आउटपुट होते हैं वो इंटररिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, और वो टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जिससे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का सारा प्रोसेस बनता है। तो ये आपने बस याद रखना है, 4 मैनेजमेंट फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस टुगेदर विद रिसोर्सेज, जिसको हम कहते हैं इनपुट्स, और परफॉर्मेंस आउटकम, जिसको हम कहते हैं आउटपुट, आर इंटररिलेटेड एंड वर्क टुगेदर एज अ प्रोसेस विद द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने शायद फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था। वन कैन विटनेस रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन बुद्धिस्ट ऑर्डर। वन कैन विटनेस रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन बुद्धिस्ट ऑर्डर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा। रोमन कैथोलिक चर्च एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आर गुड एग्जाम्पल ऑफ अर्ली एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये दोनों क्या कहते हैं, एग्जाम्पल हैं कि जो पहले मैनेजमेंट की एप्लीकेशन कैसे हुआ करती थी। ये रोमन कैथोलिक चर्च और मिलिट्री साइंस। The scientific management movement early in the 20th century was hailed as second revolution. The scientific management movement, जो scientific management थी उसकी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की, वो कब हुई थी, अर्लियर इन द 20th सेंचुरी। उसको हमने सेकंड रेवोल्यूशन कहा था। फर्स्ट रेवोल्यूशन मेरे को नहीं पता किसको कहा था, लेकिन इसको हमने सेकंड रेवोल्यूशन कहा था। तो उसका टेलर का बताया, जो उसकी पब्लिक क्रिटिसिज्म हुई थी और उसके ओपिनियन हुए थे, वो ओपेयर किसके सामने किए गए थे, स्पेशल कांग्रेशनल कमेटी। हेयरिंग कब हुई थी उसकी, 1912 में। तो बस आपको इसको एज इट इज़ याद रखना है। देखो यार, इसमें मैं कुछ समझाने वाला नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ है ही नहीं। बस ये है, उसको पब्लिक क्रिटिसिज्म हुई थी और उस जो ओपिनियंस थे उसको स्पेशल कांग्रेशनल कमेटी के सामने रखा गया था, जिसकी हियरिंग थी 1912 को। डेट याद रखनी है, ये याद रखना है, और ये पब्लिक क्रिटिसिज्म याद रखना है। तो इसका द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट चैलेंजेस असम्पशन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ जॉब परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली इन यूके एंड यूएसए। कि उसने अपने असम्पशन को चैलेंज किया था कि इससे ज़्यादा बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, और ये कहाँ पे किया था उसने, यूके और यूएसए में। और ये बंदे का नाम भी याद रखना है। ये भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कम पढ़ा है मॉड्यूल में, शायद कहीं पे होगा, लेकिन इतना गहराई से नहीं पढ़ सकते यार कि एक एक चीज़ को बस ऐसे देखते रहो, ये नहीं हो सकता। इससे इंस्टेड कि आप एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करो। हेनरी लॉरेंस गैंट, ये नाम का एक बंदा था, उसने टेलर के काफ़ी ज़्यादा जो वो थे टेक्निक्स के, उसको काफ़ी हद तक ठीक किया था। जैसे डिफरेंशियल पीस रेट को उसने टास्क एंड बोनस मेथड बनाया था, और उसके आगे एक फ्रैंक गिलबर्ट और वाइफ लिलियन गिलबर्ट नाम से वो बंदे थे। तो गिलबर्ट, तो जो वैम्पायर डायरीज देखते होंगे उसको तो पता ही है गिलबर्ट कौन होते हैं, फाउंडिंग फैमिलीज़। तो ये जो उनको तो ये आराम से याद रहेगा, ये फ्रैंक गिलबर्ट, हिज वाइफ लिलियन गिलबर्ट। तो उन्होंने मोशन स्टडीज़ में, जो मोशन स्टडी थी, ये क्या हो गया, चलो याद कर लो, टाइम थोड़ा सा कम है। जो मोशन स्टडी थी उसमें चेंजेस करने पे स्ट्रेस दिया था। जो मैक्स वेबर नाम का बंदा था, ये शायद आपने बीकॉम में पढ़ा होगा। जो मैक्स वेबर नाम का बंदा था, वो उसने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का